तो स्वागत है आरसीसीयू चैप्टर 1 के एपिसोड नंबर 3 में, यानी कि नागराज। और ये फिल्म हमें राजनगर की सड़कों से उठाकर पुरानी कथाओं और फॉरबिडन साइंस के उस मिश्रण तक ले जाएगी जहां एक लेजेंड का पुनर्जन्म होने वाला है। जहां पर डोगा एक मौत का साया था और ध्रुव एक रे ऑफ होप, वहीं नागराज की कहानी असल में सबसे ज्यादा ट्रैजिक है। एक ऐसा एंशिएंट वॉरियर जिसे अपने अतीत के बारे में जानना होगा और अपने अंदर के अंधकार से भी लड़ना होगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए गाइस, शुरू करते हैं आज का आरसीसीयू मूवी ब्रेकडाउन, नागराज द किंग ऑफ द सर्फेस। लेट्स जस्ट डाइव इन। फिल्म की शुरुआत राजनगर के सतह के काफी नीचे एक अंडरग्राउंड फैसिलिटी के अंधेरे से होती है और ये जगह कोई आम लैब नहीं है, बल्कि प्रोफेसर नागमणि की वो नरकशाला है जहां साइंस और गुनाहों का मिलन होता है। सर्जिकल स्टील की चमक, मशीन्स की लगातार आवाज आना और कुछ नियॉन ब्लू फ्लूइड्स का बहना। यहाँ सिंडिकेट की टेक्नोलॉजी ने कुदरत के उसूलों को चुनौती दी है ताकि वो दुनिया का सबसे खतरनाक टेरर वेपन तैयार कर सके। हम पहली बार नागराज को देखते हैं जो एक क्रायोजेनिक टैंक में बंद है और उसका शरीर एक कुशल योद्धा का है, पर उसकी बॉडी में काली वेन्स एक जाल की तरह फैली हुई हैं, जो कि दूर से देखने पर सांपों की स्केल जैसा एहसास देती हैं। उसकी गर्दन के पीछे धसी हुई है द करप्टर चिप, एक लाल लाइट जो हर समय ब्लिंक करती रहती है और ये चीज ये दर्शाती रहती है कि नागराज का दिमाग शायद उसके काबू में नहीं है। उसे अपना अतीत याद नहीं और ना ही उसे उस बात का दुख है। ऐसा समझ लो वो एक खाली बर्तन है जिसको नागमणि ने जहर और नफरत से भर दिया है और वो सवाल नहीं करता, वो बस ऑर्डर्स का इंतजार करता है। प्रोफेसर नागमणि टैंक के पास जाता है और ठंडे बेजान लहजे में कहता है, नागराज उठ जाओ, मिशन कोड वेनम, नो विटनेस नो मर्सी। वहाँ नागराज की आंखें खुल जाती हैं। उनमें कोई चमक नहीं है, बस एक डार्क रोबोटिक सी वॉइड है। उसके बाद ये सीन कहीं शिफ्ट होता है एक सुनसान हाईवे पर, जहां पर धीरे धीरे शाम का धुंधला साया फैल रहा है। यहाँ हम देखते हैं कि सडनली ही एक हाई सिक्योरिटी मिलिट्री कॉन्वॉय वहां से निकलता है, जिसके अंदर सिंडिकेट के खिलाफ कुछ बड़े सबूत रखे हुए हैं। और उसी मोमेंट पर बिना किसी वार्निंग के एक तरह की ग्रीन शैडो आसमान से नीचे उतरती है और रास्ते के बीचों बीच खड़ी हो जाती है। और ये ग्रीन शैडो और कोई नहीं बल्कि नागराज है। यहाँ पर जो कॉन्वॉय है वो सीधा उसे कुचलने की कोशिश भी करती है, क्योंकि उन्हें पता है कि ये कितना बड़ा टेरर वेपन है। और यहाँ पर इम्पैक्ट भी होता है, पर वो इतना ज्यादा बड़ा होता है कि यहाँ पर ट्रक के पर खच्चे तक उड़ जाते हैं और नागराज को जरा सी चोट तक नहीं लगती। और ये सीन ये एस्टैब्लिश कर देता है कि नागराज का जो शरीर है वो किसी चट्टान जितना स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ पर इस मूवमेंट से ही एक विसरल एक्शन सीक्वेंस स्टार्ट होने वाला है। इमेजिन विंटर सोल्जर बट थोड़ा इंडियन स्टाइल। नागराज यहाँ पर ज्यादा बात नहीं करता, वो सिर्फ तबाही मचाने आया है। जब वो अपने रिस्ट को झटकता है तो उनमें से हजारों काले सांप निकलने लगते हैं, जो कॉन्वॉय से निकले सोल्जर्स को उनकी गन तक पहुंचने से पहले ही डसना शुरू कर देते हैं। नागराज के मूव्स में एक रोबोटिक एफिशिएंसी है, जैसे कोई एल्गोरिदम उसे चला रहा हो। वो किसी मशीन की तरह ही हर एक खतरे को पहले से एनालाइज कर लेता है और न्यूट्रलाइज भी कर देता है। फिर एक दूसरी कॉन्वॉय वहां पर आती है और एक सोल्जर नागराज के ऊपर मशीन गन से वार शुरू करता है, बट एक भी बुलेट नागराज के आर पार नहीं हो सकती। नागराज बिना कोई इमोशन दिखाए या गुस्सा भी दिखाए उस सोल्जर के पास पहुंच जाता है और उसे एक झटके में ही खत्म कर डालता है। कुछ ही पलों के बाद ये पूरा सन्नाटे में भरा हाईवे बहुत सारी ट्रक से, बहुत सारी गाड़ियों की तबाही से और बहुत सारी आग से भरा हुआ लगता है। मिशन पूरा होते ही नागराज कहीं अंधेरे में विलीन सा हो जाता है और उसे अब तक ये बिल्कुल पता नहीं कि वो सिंडिकेट का बस एक गुलाम नहीं, बल्कि असल में वो एक प्राचीन सी विरासत का वारिस है। कॉन्वॉय को तबाह करने के बाद नागराज वापस से उस डार्क लैब में पहुंच जाता है और वहां नागमणि के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट है, क्योंकि प्रोजेक्ट वेनम का पहला फील्ड टेस्ट 100% सक्सेसफुल रहा। यहाँ हम द सिंडिकेट के मेंबर्स को होलोग्राम्स के थ्रू देखते हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पे किसी का चेहरा पहचान में नहीं आता, क्योंकि वहाँ पे सब सिलुएट्स में हैं। वो नागमणि को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, पर वहाँ पे एक वार्निंग भी देते हैं। नागराज अभी बस एक सॉर्ड है, उसे गॉड बनाने के लिए हमें मणि चाहिए होगी। सिंडिकेट यहाँ पे रिवील करती है
कि उनका असली मकसद सिर्फ खून खराबा नहीं है बल्कि ग्लोबल कंप्लायंस है। वो एक ऐसी फ्रीक्वेंसी जनरेट करना चाहते हैं जो पूरी दुनिया को उनका गुलाम बना दे, और सर्प मणि उस एनर्जी को एम्पलीफाई करने का रास्ता है। नागमणि को यहाँ पे ऑर्डर मिलता है कि वो नागराज को उस फैक्ट्री में भेजे जहाँ सर्प मणि के लोकेशन से जुड़े पुराने नक्शे और स्मगल्ड आर्टिफैक्ट छुपाए गए थे। और इसी सब के बीच में हम राजनगर की भीड़ भाड़ भरी सड़कों पर मिलते हैं एक लड़की से जिसका नाम है विसर्पी। वो शहर की रौनक और शोर शराबे से थोड़ी परेशान लग रही है क्योंकि उसकी नजरें सिर्फ अपने मकसद पर ही टिकी हुई हैं। वो किसी एंशिएंट ट्रैकर की तरह सांपों से बात कर सकती है और शहर में आने के कुछ पलों बाद ही उसे एहसास होता है कि यहाँ पर कोई तो ऐसा जहर है जो फैला हुआ है, एक ऐसा जहर जो उसके हिसाब से उसके खुद के द्वीप का ही है, पर शायद किसी ने उसे भ्रष्ट कर दिया है और यहाँ पर उसे एक पुल सा महसूस होता है, एक ऐसा रास्ता जो उसे किसी पुरानी फैक्ट्री की तरफ खींच रहा है। विसर्पी एक्चुअली में एक प्रिंसेस है, पर इस जगह की नहीं बल्कि एक अलग सर्पेंट वर्ल्ड की, और वो राजनगर में इसीलिए है क्योंकि वो भी सर्प मणि ही ढूंढने आई है, जो कि एक्चुअल में एक एंशिएंट रेलिक है जो बहुत ज्यादा पावरफुल भी है, और वो आता है उसके ही नाग आइलैंड से। और जब वो सांपों की मदद से एक फैक्ट्री तक पहुंच जाती है तो उसे ऐसा लगता है कि वहां पर शायद उसे बस मणि ही नहीं बल्कि कहीं ना कहीं उसके अतीत का कोई हिस्सा भी मिलने वाला है। यहाँ पर वो नागद्वीप की कोई रानी की तरह नहीं बल्कि किसी शैडो प्रिंसेस की तरह ही अंदर जाती है। शहर के किनारे एक पुरानी जंग खाई फैक्ट्री दिखती है जिसका नाम है द आयरन हस्क। ये कभी द सिंडिकेट का वेपन स्मगलिंग हब था। फैक्ट्री के अंदर मेटल की गर्मी और धुएं के बीच एक आकृति तेजी से मूव कर रही है, यानी कि विसर्पी। विसर्पी यहाँ पे किसी आम लड़की के लिबास में है, पर उसकी आंखें किसी शिकारी की तरह तेज हैं और उसे यहाँ पे ये खबर मिली है कि उसके द्वीप का मणि यहीं पे एग्जिस्ट करता है। वो वहाँ पे वॉल्स को स्कैन कर रही होती है कि अचानक फैक्ट्री की छत फट जाती है और ऊपर से नागराज अंदर आने लगता है और उसका मिशन क्लियर है कि मणि के नक्शे को ढूंढना और जो भी सामने आए उसे मार डालना। नागराज को देखकर विसर्पी वहाँ पे पल भर के लिए थितक जाती है। उसके चेहरे पे डर नहीं है लेकिन एक गहरा दर्द समझ आ रहा है। वो नागराज को तुरंत पहचान लेती है। वो जानती है कि ये वही खोया हुआ राजकुमार है जिसे पूरा नागद्वीप सदियों से ढूंढ रहा है। विसर्पी यहाँ कहती है, तुम तो वही हो, पर ये काली नसें, ये मुर्दा आंखें, आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या है? और वहाँ नागराज बोलता है, अंधकार का दूसरा नाम नागराज, और तुम्हारे इन सवालों का मेरे पास वक्त नहीं है। और वो एक इमोशनलेस मशीन की तरह अटैक शुरू कर देता है। विसर्पी की फाइटिंग स्टाइल बहुत ही ज्यादा ग्रेसफुल और फ्लूइड है। वो वहाँ नागराज के वारों से बच रही है, पर नागराज की ताकत इतनी ज्यादा है कि उसके हर एक पंच से पूरी फैक्ट्री की कंक्रीट हिल जा रही है। नागराज अपने रिस्ट से स्नेक्स अनलीश करता है जो कि वहाँ पे विसर्पी को जकड़ लेते हैं और वो उसे जान से मारने के लिए अपना लास्ट वार करता है। और ठीक उसी मोमेंट पर एक हाई फ्रीक्वेंसी विसल की आवाज आती है। अचानक ही एक येलो और ब्लू रोप वॉल की एक खिड़की से नीचे गिरती और नागराज के उठे हाथ को बीच हवा में ही रोक देती है। सुपर कमांडो ध्रुव अपने एलीट फोर्स के साथ फैक्ट्री के अंदर आ चुका है और ये एक मैसिव सरप्राइज है क्योंकि अब तक हमें लगा था कि जो ध्रुव है स्ट्रीट क्राइम्स को ही एनालाइज कर रहे हैं, बट इस मूवमेंट पर हमें ये पता चलता है कि अपने सिंडिकेट के साथ इंटरेक्शन के बाद जो भी सुपर कमांडो ध्रुव की मूवी में हुआ था उसके बाद ध्रुव काफी ज्यादा डीपली इन्वेस्टिगेट कर रहा है अबाउट ऑल थिंग्स सिंडिकेट, और वही एक चीज है जो उसे भी इस फैक्ट्री तक पहुंचा देती है। ध्रुव कहता है टारगेट आइडेंटिफाइड, और ध्यान से टीम, क्योंकि ये सिर्फ एक रोग असैसिन नहीं है, ये सिंडिकेट का ही बनाया हुआ सबसे खतरनाक टेरर वेपन है। बिना टाइम वेस्ट किए सराउंड है। लास्ट फिल्म के एक्सपीरियंस के बाद से ही ध्रुव ने सिंडिकेट के प्लान्स को पीस बाय पीस जोड़ने की कोशिश की है। मतलब यहाँ पर सुपर कमांडो ध्रुव ये जान चुका था कि सिंडिकेट वाले एक अल्टीमेट वेपन तैयार कर रहे हैं और इस वेपन को सिंडिकेट वाले यूज करने वाले हैं ध्रुव और डोगा जैसे बाकी हीरोज को भी रोकने के लिए। और इसके बाद ही एक 2 वर्सेस 1 बैटल स्टार्ट हो जाता है जहां पर विसर्पी और ध्रुव वर्सेस नागराज हमें देखने मिलता है। यहाँ पर नागराज इतना ज्यादा ब्रूटल है कि फाइट के दौरान वो ध्रुव के कमांडो को पकड़कर वहीं पर मार डालता है। ध्रुव उसे बचाने की कोशिश करता है बट ये देखकर वो पल भर के लिए वहीं पर सुन्न खड़ा हो जाता है। इट डेवास्टेट्स ध्रुव टू द कोर कि उसका एक फैमिली मेंबर यानी फोर्स का मेंबर मर चुका है, पर फिर भी ध्रुव यहाँ पर अपना कंट्रोल नहीं खोता क्योंकि वो जानता है कि अगर वो अब रुक गया तो यहाँ पर बाकी लोग भी मारे जा सकते हैं।
नागराज जब ध्रुव को कॉर्नर कर लेता है तभी विसर्पी को एक मौका मिलता है। वो अपने ऑर्नामेंट से एक एंशिएंट पाउच निकालती है और नागराज के चेहरे पर एक वास्प की डस्ट छिड़क देती है, यानी कि एक प्राचीन मैजिकल पाउडर। और इस पाउडर के कांटेक्ट में आते ही नागराज के शरीर के स्नेक्स शांत होने लगते हैं और उसकी ब्लैक वेन्स भी फेड होने लगती हैं। ध्रुव वहाँ पे तेजी से मूव करता है और नागराज की गर्दन पे लगी चिप पर ध्यान देता है। फिर वो दोनों मिलकर नागराज की गर्दन पे लगी चिप को निकाल देते हैं और चिप को निकालते ही नागराज वहाँ पर बेहोश हो जाता है। ध्रुव यहाँ पे विसर्पी से कहता है, इस चिप में इतना ज्यादा डेटा है कि जो सिंडिकेट की नींव को हिला सकता है। मैंने वो पा लिया जिसके लिए मैं यहाँ आया था, पर तुम कौन हो और ये बंदा कौन है? क्योंकि जो इसके शरीर में है वो एक नॉर्मल साइंस तो नहीं लगती। विसर्पी वहाँ पे नागराज का सर अपने गोद में रख लेती है और वहाँ पे उसकी आंखों में आंसू हैं। वो ध्रुव की तरफ देखकर बस इतना कहती है, ये हमारी दोस्ती का एक नया सवेरा भी हो सकता है या फिर तुम्हारी दुनिया की तबाही का आगाज। सब कुछ इसके होश में आने पे डिपेंड करता है। ध्रुव वो चिप अपने कमांडो फोर्स को देकर वहाँ से निकाल देता है। फैक्ट्री के एक शांत से और सुरक्षित कोने में जहाँ शाम की रोशनी खिड़कियों से छन कर आ रही और नागराज को फाइनली होश आ जाता है। पर अब वो सिर्फ एक मशीन नहीं है, उसके अंदर कई सारे सवाल हैं, बहुत सारा कंफ्यूजन। उसका पूरा चेहरा दर्द और उलझन से भरा दिख रहा है। चिप निकलने की वजह से नागराज के अंदर माइंड में जो डार्कनेस ही छाई रहती थी वो कहीं ना कहीं शांत हो चुकी है। पर फिर भी जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है तो उसके दिमाग में उन मासूमों की चीखें सुनाई देती हैं जिनकी जानें उसने मशीन के रूप में ली थी। फिर वो अपने कांपते हुए हाथों की तरफ देखता है जिस पर अभी एक कमांडो फोर्स के मेंबर का खून लगा हुआ है और यहाँ पर नागराज टूट जाता है और वो रोने लगता है क्योंकि उसके अंदर का इंसान इस बड़े गिल्ट को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। विसर्पी धीरे से उसको देखकर बोलती है, जो भी तुमने किया है वो तुम नहीं थे नागराज, वो बस एक लोहे का टुकड़ा था जो तुम्हारी गर्दन में धंसा हुआ था। यहाँ पर नागराज पहली बार विसर्पी को ध्यान से देखता है। वो विसर्पी से ही अपने अतीत के बारे में और उस स्नेक आइलैंड के बारे में भी पूछता है क्योंकि जैसा कि हमने शुरू में भी बताया था, ये नागराज अब वापस इंसान तो बन चुका है बट इसकी मेमोरीज अभी भी फेडेड है। यहाँ विसर्पी उसे डायरेक्टली बताती है कि नागराज कोई लैब एक्सपेरिमेंट नहीं है बल्कि एक ऐसी विरासत का वारिस है जिसे दुनिया शायद भूल चुकी है। यहाँ से फिल्म एक एपिक माइथोलॉजिकल जोन में चली जाती है। हम देखते हैं नाग द्वीप को, एक ऐसा गुप्त आइलैंड जहाँ नाग क्लैन प्रकृति और शक्ति के साथ मिलके रहते थे। नागराज का जन्म महाराजा तक्षक और रानी ललिता के घर में हुआ था। वो एक ऐसा मिरेकल चाइल्ड था जिसे शेषनाग का आशीर्वाद प्राप्त था। महाराजा तक्षक राज का छोटा भाई नागपाशा तख्त का भूखा था। उसने एक काली रात को महाराजा और रानी ललिता की हत्या कर दी और उसने नन्हे से नागराज को जहर देकर मारने की भी कोशिश की और ये सोचकर कि वो बच्चा मर गया है उसने एक नदी में उसे बहा दिया। लेकिन वो बच्चा गुरु गोरखनाथ को मिल गया। गुरु ने अपनी तपस्या और प्राचीन विद्या से नागराज के शरीर के जहर को उसकी मौत बनने से रोक दिया और उसे उसकी सबसे बड़ी ताकत बना दिया। गुरु गोरखनाथ ने ही नागराज को इच्छाधारी शक्तियों का ज्ञान दिया। नागराज गुरु के साथ ही एक योद्धा की तरह बड़ा हो रहा था जब तक प्रोफेसर नागमणि वहां नहीं पहुंच जाते। नागमणि ने वहां पे नागराज को बेहोश कर किडनैप कर लिया और उसकी मैजिकल पावर्स को करप्ट कर साइंस के साथ लिंक किया। ये फ्लैशबैक खत्म होते ही नागराज की आंखों में एक अलग सा तेज नजर आने लगा क्योंकि अब उसे समझ आ चुका है कि नागमणि ने ना सिर्फ उसका बचपन, उसकी आजादी छीनी थी बल्कि उससे कहीं ना कहीं उसका परिवार और उसकी पहचान भी छीन ली। और उसी टाइम ध्रुव भी वहां पर इंफॉर्मेशन के साथ वापस आ जाता है क्योंकि उसने फाइनली उस चिप का डेटा डिकोड कर लिया है। इस चिप से ये पता चलता है कि सिंडिकेट सिर्फ शहरों को तबाह नहीं करना चाहता और ना ही बस कॉन्कर करना चाहता है बल्कि वो एक तरह का स्नेक पर्ल ढूंढ रहे हैं, यानी कि सर्पमणि। सिंडिकेट को ऐसा लगता है कि वो पर्ल किसी फ्रीक्वेंसी जनरेटर का काम कर सकता है और अगर वो चीज उनके हाथ लग गई तो उनका प्लान है पूरी दुनिया के लोगों का माइंड कंट्रोल कर लेना, ताकि अगर आगे कभी भी कोई भी कहीं से हीरो राइज करता है तो ये लोगों को उन हीरोज के खिलाफ खड़ा कर सके। और ये सुनने के बाद नागराज को रियलाइज होता है कि नागमणि ने उसे मशीन मोड में भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली उस पर्ल की लोकेशन ढूंढने के लिए ही कहा था। जहाँ पर नागराज
और विसर्पी एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं। विसर्पी उसे गाइड करती है ताकि वो अपने माइंड को यूज करके कहीं ना कहीं कोई लोकेशन या कोई एक पिन पॉइंट निकाल सके। और यहाँ पर एज एन ऑडियंस हम देख सकते हैं कि इन दोनों के बीच एक अनकही सी केमिस्ट्री झलकने लगी। फिर यहाँ पे नागराज, विसर्पी और ध्रुव एक साथ प्लान बनाते हैं इस सिंडिकेट के ऑपरेशन को अंदर से तबाह करने का। नागराज और विसर्पी एक एंशिएंट अंडरग्राउंड वॉल्ट तक पहुंचते हैं जहां पे शायद वो सर्प मणि छुपा हुआ है और वहाँ पे प्रोफेसर नागमणि पहले से मौजूद हैं। उसने अपने खुद के प्रोटेक्शन के लिए कुछ ह्यूमन स्नेक हाइब्रिड्स बनाए हैं जो नागराज के ही पुराने डीएनए सैंपल से बने हैं। प्रोफेसर नागमणि उस मणि को हाथ में ले लेता है और इससे पहले कि वो सर्प मणि को छीन पाता, प्रोफेसर नागमणि उस मणि की पावर नागराज के ऊपर यूज कर लेता है कि वो नागराज के दिमाग पर असर करने लगती है और नागराज दोबारा उस किलिंग मशीन मोड में जाने लगता है। और फिर पीछे से एंट्री होती है सुपर कमांडो ध्रुव की और एक बैटल स्टार्ट हो जाता है। ध्रुव और विसर्पी वर्सेस कंट्रोल नागराज और हाइब्रिड्स। ध्रुव वहाँ पे स्नेक हाइब्रिड से लड़ता है, वहीं विसर्पी नागराज को वापस से रोकने की कोशिश करती है। वो कहती है नागराज, पर्ल की शक्ति सिंडिकेट के लिए नहीं है। अपने अंदर के उस बच्चे को याद करो जिसे गुरु गोरखनाथ ने बचाया था। और इवेंचुअली ध्रुव वहाँ पे तेजी से मूव करके प्रोफेसर नागमणि से वो सर्प मणि छीन लेता है और उसे हाइब्रिड्स पर रिवर्स यूज करता है, जिसकी वजह से वो सारे हाइब्रिड्स बेहोश हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ नागराज के माइंड में एक इंटरनल वॉर शुरू हो जाती है। और ये इंटरनल वॉर नागराज के लिए सिर्फ माइंड कंट्रोल से बाहर निकलने का नहीं, बल्कि ये तो उसके वजूद का ही कॉन्फ्लिक्ट है। एक तरफ वो वेपन है जो कि प्रोफेसर नागमणि ने बनाया और दूसरी तरफ वो प्रिंस जिसे गुरु गोरखनाथ ने तराशा था। नागराज के दिमाग के अंदर हम एक डार्क इन्फिनिट सी स्पेस देख सकते हैं, द वॉइड ऑफ वेनम। यहाँ हजारों काले सांप उसके पैरों को काफी कसकर जकड़े हुए हैं और यहाँ पर हर एक सांप उसकी करप्टर चिप की एक मेमोरी है, यानी हर वो इंसान जिसे उसने बेरहमी से मार गिराया था, हर वो मासूम जिसकी जान उसने ली, हर वो तबाही जो उसने मचाई। और फिर हम देख सकते हैं कि ये सारे सांप मिलकर एक डिस्टॉर्टेड सा नागमणि का रूप ले लेते हैं जो कि नागराज के कानों में चिल्ला रहा है, तू सिर्फ एक औजार है, तू जहर है नागराज। पर इसी सब केओस के बीच में एक छोटा सा ही सही पर दिया जल रहा है, जहां पर एक नन्हा सा नागराज अपने माता पिता के साथ खड़ा हुआ है। वो बचपन की मासूमियत उसे पुकार रही है, पर द वॉइड बस उसे निगलने ही वाला है। बाहरी दुनिया में विसर्पी नागराज को पकड़ कर रखती है, भले ही इस टाइम नागराज की स्किन से निकलने वाला जहर उसके हाथों को जला ही क्यों ना रहा। वो कहती है, नागराज मेरी तरफ देखो, वो चिप तुम्हारा अतीत हो सकती है पर तुम्हारा भविष्य नहीं। तुम नागद्वीप के राजा हो, किसी प्रोफेसर के गुलाम नहीं। विसर्पी की ये आवाज नागराज के अंधेरे दिमाग को चीरती हुई एक लाइट सी लगती है। जब ध्रुव सर्प मणि को हाइब्रिड्स पर रीयूज कर लेता है, नागराज के इसी इंटरनल वॉर में एक तरह का शिफ्ट आता है, जहां पर नागराज फाइनली अपने अंदर की उस मशीन के पर्सपेक्टिव को पहचान लेता है। यहाँ पर वो उठकर भागता नहीं, बल्कि उन सारे काले सांपों को कंट्रोल करना शुरू करता है। वो गुरु गोरखनाथ का दिया एक पावरफुल मंत्र याद करता है। उसके दिमाग के अंदर एक मैसिव सी शेषनाग की इमेज आने लगती है, जिनका आशीर्वाद उसे बचपन से ही प्राप्त था। और ये बड़ी सी मैसिव इमेज उस नागमणि को निगल लेती है। इस सब के बाद नागराज चीखता है, माइंड में भी और असली दुनिया में भी, और उसके शरीर से एक ग्रीन सी एनर्जी निकलने लगती है जो कि उस फैसिलिटी की सारी दीवारों को हिला देती है। नागराज अपने दिमाग की हर एक जंजीर को तोड़ चुका है। वो उठता है और उसके शरीर के ब्लैक वेन्स अब सुनहरे हो चुके हैं और नागराज जब बोलता है उसकी आवाज में अब राजा का एक गर्व है। तूने मेरे शरीर को एक मशीन बनाया पर मेरी आत्मा हमेशा से आजाद थी। और नागराज अपने स्नेक्स को कमांड देता है और वो सारे ही नाग प्रोफेसर नागमणि को जकड़ लेते हैं। वॉल्ट गिरने लगता है और नागराज ध्रुव और विसर्पी को लेकर वहां से बाहर निकल जाता है और बाकी सारे हाइब्रिड्स को कमांडो फोर्स बचा लेती है और प्रोफेसर नागमणि उस मलबे के नीचे दबकर मर जाते हैं। बाहर राजनगर की सुबह की पहली किरण दिख रही है। वहां पे नागराज विसर्पी को सर्प मणि सौंप देता है। वो कहता है कि ये नागद्वीप की अमानत है, इसे वापस ले जाओ। और फिर वहां पे विसर्पी पूछती है और
तुम वापस नहीं चलोगे? जिसके जवाब में नागराज कहता है नहीं, शहर को मेरी जरूरत है और सिंडिकेट अभी भी सांसें ले रहा है। ध्रुव वहाँ पे आता है और उसका यूनिफॉर्म थोड़ा फट गया है, लेकिन फिर भी उसकी आंखों में रिस्पेक्ट है और वो कहता है वेलकम टू द फाइट नागराज, हमें अब मुंबई जाना होगा क्योंकि डोगा को समझाना उतना ज्यादा आसान नहीं होगा। वहाँ नागराज और विसर्पी एक दूसरे को देखते हैं, कोई डायलॉग नहीं होता पर उनकी आंखों में वो स्पार्क है, बस ये बता रहा है कि एक प्रेम कहानी शुरू होने वाली है। और इसी के साथ नागराज किंग ऑफ द सर्पेंट्स खत्म हो जाती है। पर देन अगेन देयर इज आल्सो अ पोस्ट क्रेडिट सीन हियर। एक अंधेरा सा केव जैसा रूम है, दीवार पर ध्रुव, डोगा और नागराज के साथ कुछ 2 अलग फोटोज भी मौजूद हैं। और फिर शैडोज से ही एक भारी सी आवाज आती है, हीरोज ने अपनी टीम बना ली है, अब वक्त है हमें अपनी दुश्मनी भुलाकर एक होने का। कैमरा धीरे धीरे पीछे हटता है और हम वही बोर्ड रूम देख सकते हैं जहां पर कई सारे सिंडिकेट के मेंबर्स बैठे हुए हैं। कट टू ब्लैक और स्क्रीन्स पर बड़े बड़े अक्षरों में लिख कर आता है ब्रह्मांड रक्षक। तो आई गेस यही था गाइस हमारा मूवी ब्रेकडाउन RCCU चैप्टर 1 एपिसोड नंबर 3। आशा करते हैं कि तुम्हें हमारी नागराज मूवी जितना हमें बनाने में मजा आया है उतना ही तुम्हें सुनने में भी मजा आया हो। अब जून 2026 में हम अपने फेज 1 की फाइनल फिल्म की बात करने वाले हैं, यानी कि ब्रह्मांड रक्षक पार्ट 1। तो स्टे ट्यून गाइस, एंड एज ऑलवेज अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।